नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास जो नवा पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों को आज हमें देखना है। समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 कालखंडों में विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका पहला जो कालखंड है, उस कालखंड के अंतर्गत सबसे पहले विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, तो उन विभिन्न परिस्थितियों की चर्चा हमें करनी है। तो आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख 5 परिस्थितियां हैं, पहली राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी धार्मिक परिस्थिति, तीसरी सामाजिक परिस्थिति, चौथी सांस्कृतिक परिस्थिति और 5वीं साहित्यिक परिस्थिति। इन 5 परिस्थितियों को हमें देखना है। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। तो इस कालखंड को अनेक विद्वानों ने अनेक नामों से जाना है, जिसकी चर्चा इसके पूर्व के ताशिका में हमने की है। आदिकालीन साहित्य की परिस्थिति को देखते समय अर्थात ये जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, इन विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव तत्कालीन जो साहित्य लेखन है उस पर हमें देखने को मिलता है। साहित्य मानव समाज की भावना तथा जो गतिशील चेतना है, उसकी सार्थक अभिव्यक्ति करता है। साहित्य के अंतर्गत मानव समाज की जो भावनात्मक स्थिति है, उसका चित्रण करता है। उसकी जो गतिशील चेतना है, उसकी सार्थक अभिव्यक्ति करता है। साहित्य मानव के आदर्श समाज का निर्माण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि साहित्य समाज का आईना है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज में घटित घटनाओं का जो चित्रण है, साहित्य के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार साहित्य मानव के जो आदर्श समाज का जो निर्माण है करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य ही मानव के अगली पीढ़ी तक उसके आदर्शों को पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार अर्थात ये जो तत्कालीन विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के माध्यम से मानव समाज के लिए आवश्यक जो आदर्श हैं, उन आदर्श को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम साहित्य करता है। तो इस प्रकार साहित्य का या साहित्यिक विशेषताओं का और तत्कालीन जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का संबंध है। तो इस दृष्टि से हमें इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत हमें राजनीतिक परिस्थिति को देखना है। राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत विभिन्न और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमें प्रकाश डालना होगा। साधारणतः 700 ईस्वी सन से लेकर 1350 ईस्वी तक का ये जो कालखंड है, आदिकाल के नाम से जाना जाता है। कालखंड को लेकर इसके पूर्व हमने चर्चा की है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों का विभाजन किया है, उसका वर्गीकरण किया है। परंतु जब हम राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करेंगे तो 700 ईस्वी सन से लेकर 1500 ईस्वी सन के आसपास तक की राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार की थी, उसकी हमें चर्चा करनी है। भारतीय इतिहास का यह जो काल है, राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था
विशृंखलता, ग्रह कलह, पराजय, अर्थात ही भारतीय इतिहास के इस राजनीतिक परिस्थिति का ये जो काल है, युद्ध और अशांति का कालखंड रहा है, पराजय का कालखंड रहा है। हम इस राजनीतिक परिस्थिति को जब हम देखते हैं तत्कालीन समय में, अर्थात यहाँ दो प्रकार का वातावरण हमें देखने को मिलता है। एक तो विदेशियों का आक्रमण इस कालखंड पर अधिक मात्रा में हुआ है, यह विदेशियों के आक्रमण का ये कालखंड रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इस कालखंड की जो विशेषता है, दूसरी ओर जो भारतीय अनेक रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों के बीच में पारस्परिक भीतरी कलह दिखाई देता है, यानी कि आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमण, इस प्रकार का ये कालखंड रहा है। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करते समय पहले तो भारतीय इतिहास का यह काल राजनीतिक दृष्टि से अशांति का रहा है, युद्ध का रहा है, अव्यवस्था का रहा है, विशृंखलता का रहा है, ग्रह कलह का रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति का यह पराजय का कालखंड माना जाता है। हर्षवर्धन ने उसका जो कालखंड है 606 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक का रहा है। जब हम सम्राट हर्षवर्धन का काल देखते हैं तो हर्षवर्धन ने इस कालखंड के अंतर्गत अपना जो सिंहासन है अच्छी तरह से संभाला था, और अपनी जो योग्यता है उसका परिचय उन्होंने दिया था। अपनी योग्यता तथा अपनी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा शक्ति के कारण अपने समय के जो विदेशी आक्रमण थे उसको उन्होंने रोक कर रखा था, उनको अपने वश में करके रखा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का जो समय है, अर्थात उसकी चर्चा यह महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का जो साम्राज्य है वह लड़खड़ा जाता है। उसके बाद ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है भारत का अंतिम साम्राज्य माना जाता है। हर्षवर्धन के बाद के जो भारतीय शासक थे, अर्थात उन्होंने भारतीय जो सत्ता है संभालने में, जिसको हम केंद्रीय सत्ता के रूप में देखते हैं, तो ये जो केंद्रीय सत्ता है संभालने में उनको अपयश आता है। उसके भी कई कारण हैं। तो इस प्रकार हर्षवर्धन के समय का ये जो कालखंड है, हर्षवर्धन के समय के कालखंड को जब हम देखते हैं तो शांति का कालखंड रहा है। और इस कालखंड की चर्चा करते हुए हर्षवर्धन के समय का जो भारत है वो धर्म और समाज के व्यवस्थित होने का जो उल्लेख है वह चीनी यात्री वेवनसांग ने अपने एक ग्रंथ में किया है। तो इस प्रकार अर्थात कहने का मतलब ये है कि हर्षवर्धन के कालखंड में तो किसी प्रकार का शोषण या सभी दृष्टि से शांति का कालखंड रहा है। और इसकी पुष्टि करते हुए हमें चीनी यात्री वेवनसांग का ये जो कथन है अर्थात उसको हमें देखना होगा। उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि गुप्त युग और हर्ष युग का जो रहास है सम्राट हर्षवर्धन के निधन के बाद हमें देखने को मिलता है। उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो जाता है। यानी कि भारतीय जो शासक थे या हर्षवर्धन तक की जो केंद्रीय सत्ता थी वह उसके टुकड़े हो जाते हैं। अलग अलग खंडों में ये जो विभिन्न प्रकार के जो भारतीय शासक थे अर्थात अपने अपने एक छोटे से खंड को राज्य समझते हैं और उस पर अपना राज्य स्थापित करते हैं, उसको उस राज्य का वो स्वयं को शासक स्थापित करते हैं। तो इस दृष्टि से सम्राट हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद
ये जो केंद्रीय सत्ता विशेषकर उत्तर भारत में थी, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। उसमें से अगर उल्लेख ही करना है तो प्रमुख जो महत्वपूर्ण ऐसे जो शासक थे, जिसके अंतर्गत गहरवाल, उसके बाद परमार, चौहान और चंदेल वंशों का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो इन विभिन्न राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे। तो इस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता के अलग अलग खंडों में टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से यह जो काल है युद्ध और अशांति का माना जा सकता है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत सम्राट हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद राजनीतिक परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है। एक तो उत्तर भारत का ये जो केंद्रीय सत्ता थी वह टुकड़ों में बढ़ जाती है। इन विभिन्न राजवंशों के या राजपुत्रों के बीच में पारस्परिक युद्ध दिखाई देता है, पारस्परिक कलह दिखाई देता है, अर्थात दिन रात अपनी ही पारस्परिक कलह में ये व्यतीत थे। इतना ही नहीं तो विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने में ये असमर्थ इसी कारण हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन विभिन्न राजवंशों के बीच में जो परस्पर कलह था उसका लाभ विदेशी शासक निश्चित रूप से उठाते हुए इस कालखंड के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इस युग में छोटे छोटे शासकों के मध्य होने वाले युद्ध हमेशा ही शासकों का शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम दिखाने का उनका प्रमुख कारण या उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार इन शासकों के बीच में जो इस प्रकार के छोटे छोटे जो शासक थे उनके बीच में आपसी जो युद्ध होता था उसका प्रमुख कारण क्या था? अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन विभिन्न छोटे राजवंशों ने या इन छोटे राजाओं ने आपसी एक दूसरे के साथ जो कलह या एक दूसरे के विरुद्ध में जो संघर्ष किया है उसका कारण केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन, अपना शौर्य प्रदर्शन या अपना जो पराक्रम है वह दिखाने का था। तो इस प्रकार अपने शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम को दिखाने में ही ये देशी शासक व्यस्त थे, जिसका लाभ विदेशी मुस्लिम आक्रमण शक्ति ने उठाया है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो ये जो मुस्लिम शासक हैं, मुसलमानों के नेतृत्व करने वाले सबसे पहले जो आक्रमणकारी कासिम है और सबसे पहला जो आक्रमण है, सफल आक्रमण जिसे हम कह सकते हैं कि कासिम के नेतृत्व में हुआ है। और यह अरबों का प्रथम आक्रमण जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। भारत में अरबों का आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वह धन लुटाना था, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। तो इस प्रकार ये जो विदेशी आक्रमण यहाँ से शुरू होते हैं तो उनका प्रमुख जो उद्देश्य था कि भारत से धन लुटाना है। जैसे कि कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो यह बहुत धन संपदा थी, तो उसको लूटना अर्थात इन विदेशी आक्रमणकारियों का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। उसके बाद इसके साथ साथ उन्होंने अपने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करने का ही महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य रहा है। विशेषकर उत्तर भारत में सम्राट हर्षवर्धन तक अर्थात एक महत्वपूर्ण जो सत्ता है प्रस्थापित थी। जैसे कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपने कालखंड में अर्थात इन विदेशी आक्रमणकारियों को सफलता के साथ रोकने का प्रयास किया था, परंतु सम्राट हर्षवर्धन के बाद अर्थात ये जो केंद्रीय सत्ता थी उसका विघटन होने लगता है, वो टुकड़ों में खंड खंड टुकड़ों में बढ़ जाता है। और ये जो विभिन्न प्रकार के खंड थे या विभिन्न प्रकार के देशी जो शासक थे वह अपने ही इस छोटे से प्रदेश को राष्ट्र समझते थे या आप एक देश समझते थे और उस अपने ही छोटे प्रदेश के विस्तार में अर्थात वह जुटे थे। और इस प्रकार अपने ही पड़ोसी
देशी शासक के विरोध में वो संघर्ष कर रहे थे। तो इसका जो लाभ है अर्थात इन मुस्लिम शासकों ने, आक्रमणकारियों ने उठाया। तो इस प्रकार की एक अंकुश वाली जो सत्ता है भारत में, अर्थात वह उसका जो महत्व है वह क्षीण हो गया था। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो बात है, यह जो काल है केंद्रीय सत्ता के अभाव और आपसी संघर्षों का काल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि सम्राट हर्षवर्धन के बाद अर्थात जो केंद्रीय सत्ता थी, अर्थात वह एक निरंकुश प्रकार की, इनकी देश पर अर्थात किसी प्रकार का अंकुश न होने वाली जो सरकार है केंद्र में, उसका अभाव था। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत एक ऐसी मजबूत और केंद्रीय जो सत्ता है उसका अभाव यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो देशी शासक थे आपसी संघर्षों में ही व्यस्त थे। युद्ध ने इस कालखंड के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि अनेक युद्ध हुए। विदेशी शासकों के विरोध में भी युद्ध हुए और आपसी जो युद्ध थे, एक शासक दूसरे शासक के विरोध में संघर्ष कर रहा था। इस प्रकार ये जो कालखंड है युद्धों का कालखंड रहा है। तो इन विभिन्न युद्धों ने इस देश को खोखला और जर्जर बना दिया था, कमजोर बना दिया था। इस युग की राजनीतिक व्यवस्था में मुख्यतः दो प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती है। अर्थात ये जो दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इन दो महत्वपूर्ण बातों के कारण ही तो इस प्रकार का जो सत्ता परिवर्तन है इस कालखंड के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यह विदेशी आक्रमणकारी इस कालखंड के अंतर्गत स्थिर होने का एक महत्वपूर्ण जो कारण है, जिसके अंतर्गत ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो केंद्रीय सत्ता का यहाँ अभाव था, या जो भी केंद्रीय सत्ता थी वह निरंकुश थी। एक तंत्र शासन प्रणाली यहाँ देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, छोटे छोटे राज्यों का यहाँ उदय हुआ था। तो इस प्रकार जैसे कि केंद्रीय सत्ता यहाँ नहीं थी और दूसरा जो भी सत्ता थी वह छोटे छोटे राज्यों में उसका वर्गीकरण हुआ था, विभाजन हुआ था। गुप्त युग और हर्ष युग की केंद्रीय सत्ता के अभाव के बाद संस्कृत भाषा की केंद्रीयता भी समाप्त होती जा रही थी। जैसे कि कोई भी भाषा हो, साहित्य हो, अर्थात उसको राज्याश्रय प्राप्त होता है। जब तक किसी भाषा या साहित्य को राज्याश्रय प्राप्त नहीं होता तब तक उस भाषा का विकास नहीं होता है। भाषा के विकास में राजनीतिक जो परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार जैसे कि जो केंद्रीय सत्ता है, तो इस समय उसका अभाव होने के कारण या विदेशी आक्रमणकारियों ने या विदेशी जो सत्ता है धीरे धीरे स्थापित होने के कारण, अर्थात इन देशी शासकों का या केंद्रीय सत्ता का जो दुर्लक्ष्य है, भाषा, साहित्य या अन्य विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं उसकी ओर होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार का केंद्रीय सत्ता का जो अभाव है संस्कृत भाषा के साथ भी ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा की जो केंद्रीयता है वह भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देती है। तो इस कालखंड तक जो केंद्रीय भाषा के रूप में संस्कृत अर्थात प्रचलित थी, परंतु राजकीय अव्यवस्था के कारण, राजकीय कमजोरी के कारण या राजकीय दुर्लक्ष्य के कारण इस कालखंड की जो संस्कृत भाषा थी उसकी केंद्रीयता धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद और अगली जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, तो इस कालखंड के अंतर्गत जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कालखंड है बहुत बड़ा कालखंड है और राजनीतिक दृष्टि से 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं 15वीं शताब्दी तक का ये कालखंड रहा है। और इस कालखंड के अंतर्गत अनेक विदेशी मुस्लिम शासकों ने अनेक बार युद्ध किए हैं। अनेक विदेशी शासकों ने इस कालखंड में इस देश पर शासन किया है। विशेषकर ये जो कालखंड है उत्तर भारत में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस परिस्थिति को लेकर हम देख रहे हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस कालखंड के अंतर्गत सबसे पहला जो मुस्लिम नेतृत्व था कासिम के अंतर्गत, कासिम ये जो मुस्लिम
सेनापति था, उसके नेतृत्व में ये जो विभिन्न प्रकार के जो युद्ध हैं या आक्रमण हैं वह प्रारंभ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अनेक मुस्लिम शासक केंद्रीय सत्ता के रूप में इस देश में प्रस्तावित हो जाते हैं। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण जो नाम है मोहम्मद गजनी का है। मोहम्मद गजनी ने इस देश पर राजनीतिक और सामाजिक या धार्मिक दृष्टि से जो अन्याय अत्याचार किए हैं, तो उसका भी प्रभाव भारतीय या हिंदी साहित्य पर देखने को मिलता है। तो मोहम्मद गजनी के माध्यम से राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं या उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो उनकी घटना है, उन घटनाओं की चर्चा यहाँ आवश्यक हो जाती है। तो इस प्रकार 10वीं शताब्दी में गजनी का राज्य जब मोहम्मद गजनी के हाथ में आया तो उसने उत्तर भारत पर, अर्थात ये जो कालखंड है 1001 ईस्वी का है, तो इस प्रकार उत्तर भारत में उन्होंने क्या किया, 1001 ईस्वी में सफल आक्रमण किया है। तो इस प्रकार जैसे कि उसकी सत्ता केंद्र में यानी कि भारत में प्रस्थापित हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पहली घटना मानी जा सकती है मोहम्मद गजनवी के संदर्भ में। और उसके बाद मोहम्मद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। तो इस प्रकार भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से, अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किए हैं। उनके जो महत्वपूर्ण ऐसे आक्रमण है वह 17 बार हो चुके हैं। तो मोहम्मद गजनवी ने 1008 ईस्वी में मूर्तिवाद के विरुद्ध नगरकोट में आक्रमण किया। तो इस प्रकार जैसे कि जो मोहम्मद गजनी है या उसके बाद हमें मोहम्मद गौरी को भी देखना है, ये जो मुस्लिम शासक थे अर्थात वह मूर्तिवाद के विरोधी थे। तो इस प्रकार राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत इन विभिन्न मुस्लिम शासकों ने अन्याय अत्याचार किया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने नगरकोट में मूर्तिवाद के विरुद्ध आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने इसके साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण जो धार्मिक क्षेत्र हैं उन धार्मिक क्षेत्रों को या मंदिरों को लूटने का काम किया है, जिसके अंतर्गत उल्लेखनीय जो इस प्रकार के उसके जो आक्रमण है उसमें मथुरा है, ग्वालियर है, सौराष्ट्र है, बनारस आदि मंदिरों को उन्होंने लूटने का काम किया है। तो इस प्रकार भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र थे या महत्वपूर्ण जो मंदिर थे उन मंदिरों को लूटने का उन्होंने काम किया है। और सबसे चर्चित उनका जो आक्रमण रहा है 1024 ईस्वी सन में मोहम्मद गजनी ने सौराष्ट्र का जो सोमनाथ मंदिर है उस सोमनाथ मंदिर की उन्होंने लूट की थी। कहा जाता है कि इस कालखंड के अंतर्गत उनका ये जो आक्रमण था या उनके द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटने का जो काम हुआ था, इतिहास में सबसे बड़ी जो लूट थी अर्थात यही मानी जाती है। तो इस प्रकार इसके बाद 11वीं और 12वीं शताब्दी में राजाओं में एकता का अभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये जो देशी जो शासक थे उनमें एकता नहीं थी, एकता का यहाँ अभाव दिखाई देता है और उसका ही लाभ इन विभिन्न मुस्लिम आक्रमणकारियों ने या शासकों ने उठाया था। आगे ये भी कहा जा सकता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में इन राजाओं के एकता का अभाव होने के कारण गजनी में जो तुर्कों का जो राज्य था उसको समाप्त करने का काम मोहम्मद गौरी ने किया और उसको समाप्त कर भारत पर उन्होंने आक्रमण किया है। उसके बाद एक दूसरा जो इस कालखंड का महत्वपूर्ण जो आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी है या मोहम्मद गौरी का जो कालखंड है उनके द्वारा राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत महत्वपूर्ण ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसकी भी चर्चा राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत आवश्यक हो जाती है। तो इस प्रकार कासिम के नेतृत्व में ये जो भारत में धीरे धीरे सत्ता फैलने का
या एक एक प्रदेश को लूटने का काम शुरू होता है। और ये जो परंपरा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, अर्थात ये जो विभिन्न मुस्लिम शासक थे, उनके द्वारा इस देश को लूटने का, अन्याय, अत्याचार, आक्रमण करने का महत्वपूर्ण जो घटना है इस कालखंड के अंतर्गत घटित हुई थी। मोहम्मद गौरी एक कट्टर मुसलमान शासक था, जैसे कि हम उनका इतिहास जानते हैं। और उन्होंने उत्तर भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण है 1175 ईस्वी में किया था। उसके बाद कई आक्रमण उन्होंने अपने इस देश पर किए हैं। उनका दूसरा जो आक्रमण है 1178 ईस्वी में जो गुजरात पर उन्होंने किया था। और ये गुजरात का जो शासक था, उस गुजरात के शासक को बुरी तरह से उन्होंने पराजित भी किया था। उसके बाद कई इस प्रकार के जो आक्रमण है हम मोहम्मद गौरी के देखते हैं। उसके बाद का एक महत्वपूर्ण जो आक्रमण है, जिस आक्रमण के कारण ही मोहम्मद गौरी की जो शक्ति है भारत में और अधिक मजबूत हो गई। और वो जो आक्रमण था 1192 का था। तो इस कालखंड के अंतर्गत या 1192 में पृथ्वीराज को उन्होंने पराजित किया। पृथ्वीराज जो चौहान है, एक बहुत बलाढ्य, शूरवीर ऐसा ये सम्राट था, परंतु मोहम्मद गौरी के माध्यम से उसकी हार हो जाती है, वो पराजित हो जाता है। और उसके बाद मुसलमानों का जो राज्य है वहाँ पर स्थापित हो जाता है। ये अजमेर के राजा थे, परंतु इस प्रकार के जो विदेशी आक्रमण है, उन विदेशी आक्रमणों की ओर दुर्लक्ष्य करने के कारण पृथ्वीराज की भी बुरी तरह से हार हो जाती है। अर्थात तो उनकी हार होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसका सबसे पहला जो कारण था कि राजपूतों में परस्पर फूट थी। जैसे कि हम बार बार वही चर्चा कर रहे हैं कि आंतरिक जो शक्ति थी वह एक दूसरे के विरोध में या परस्पर मतभेद होने के कारण या भीतरी कलह होने के कारण, अर्थात वह संगठित नहीं हो पाए। अगर ये देशी विभिन्न जो राजपूत या अन्य जो शासक थे वह एकत्र आकर इन विभिन्न आक्रमणकारियों के विरोध में अगर संघर्ष करते थे तो आज इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। इस कालखंड के अंतर्गत सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वह पृथ्वीराज चौहान था, परंतु वह भी 1192 में इन मुस्लिम शासकों के माध्यम से, विशेषकर मोहम्मद गौरी के माध्यम से वह हार जाते हैं। उसके कई कारणों को देखते समय सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है, इन विभिन्न राजपूतों में परस्पर फूट थी, पड़ोसी राज्यों के प्रति ईर्ष्या द्वेष था। तो इस प्रकार जैसे कि अपने ही राज्य का विस्तार करने में अर्थात वो जुटे थे, अर्थात अपने जो पड़ोसी राज्य है उस पड़ोसी राज्य के प्रति उनके मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव था। ये भी महत्वपूर्ण कारण है। तो इस प्रकार संपूर्ण भारत में हिंदुओं की जो सत्ता है धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देती है और मुसलमानों का जो राज्य है यहाँ स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं तो समग्र रूप से भारतीय इतिहास का यह जो युग है राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, ग्रह कलह और पराजय या युद्ध का रहा है। तो इस दृष्टि से यहाँ महत्वपूर्ण जो दो बातें हमें देखने को मिलती है, एक तो विदेशी शासकों के आक्रमण या ये जो परिस्थिति है, ये जो कालखंड है, एक तरफ विदेशी आक्रमणकारियों का भय था और दूसरी तरफ राजे रजवाड़ों के बीच में पारस्परिक कलह था। तो ये जो दो महत्वपूर्ण घटना है, इन दो घटनाओं के कारण इस देश की जो केंद्रीय सत्ता है वह समाप्त हो जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि सम्राट हर्षवर्धन के बाद तो इस प्रकार की केंद्रीय सत्ता समाप्त हो जाती है। आपसी ये जो सत्ता है धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ जाती है
और ये जो छोटे छोटे शासक थे वो अपने ही राज्य को एक सत्ता के रूप में या अपने ही इस प्रदेश को एक राज्य समझते थे। अन्य जो अपने पड़ोसी शासक थे उनके प्रति अर्थात उनके प्रति मन में एक प्रकार का क्लेश या द्वेष की जो भावना होने के कारण आपसी संघर्ष में अर्थात वह अधिक मात्रा में व्यस्त थे, जिसके कारण विदेशी सत्ता केंद्र में प्रस्थापित हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी राजनीतिक परिस्थिति थी। राजनीतिक दृष्टि से जैसे कि हमने कहा कि ये अव्यवस्था, गृह कलह और पराजय का कालखंड माना जाता है, जिसका प्रभाव हमें हिंदी साहित्य पर देखने को मिलता है।